दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर को। देखिए वीकली करंट अफेयर में क्या होता है कि पूरे के पूरे एक वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज हमारे सामने है 1 जून से लेकर के 6 जून के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि पूरे वीक में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से थे। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है जिसे आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी बेहतर ढंग से हो, सिस्टमैटिक तरीके से हो, हर विषय का पीडीएफ आपको मिल पाए, नोट्स मिल पाए, या फिर ई बुक की जरूरत हो, या फिर जो है टेस्ट देने की जरूरत पड़े, तो आपको जाना होगा एप्लीकेशन पर। वहां जाकर आप बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है। मैं तो भाई आज प्रश्न पूछने आया हूं, आप सबसे ध्यान से सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न दे रहा है 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं, कर एफडीआई का स्रोत कौन सा था? सिंगापुर देश था। ठीक है, ये आपका पहला कथन है। दूसरा कथन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी के द्वारा तैयार किया गया। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा कथन सत्य है? याद रखिए, पहला कथन भी सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है। सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया हुआ है वो किस देश के सोर्स से आया हुआ है? तो याद रखिए सिंगापुर। दूसरे नंबर पे दोस्तों मॉरिशस देश है। ठीक है, मॉरिशस, उसका नाम भी आपने सुना होगा। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में यहां पर बातचीत कर लेते हैं। लिख रहा है यहां पर कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे डीपीआईआईटी कहते हैं, उसने हालिया के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान सिंगापुर से जो निवेश आया वो कितना आया है? $14.67 बिलियन। ठीक है, $14.67 बिलियन ये भारत में एफडीआई आया है। दूसरे नंबर पे किसका स्थान है दोस्तों? तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए यहां पे लिखा नहीं है बट आप याद रखिए, लिखा है यहां पे, देखिए मॉरिशस है और नीदरलैंड है। ठीक है, तो मॉरिशस को भी याद रखिएगा और नीदरलैंड को भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए जब कभी मैं वीकली करंट अफेयर पढ़ाने आता हूं तो वहां पर मेरा टारगेट सिर्फ ये होता है कि हर प्रश्न में कम से कम आपको कितनी बातें याद रखनी है। एक प्रश्न ये भी है, हिंदी पत्रकारिता दिवस ये कब मनाया गया? हिंदी पत्रकारिता, देखिए एक और दिवस है दोस्तों, आपने सुना होगा हिंदी दिवस। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता दोस्तों, जरा बताइए तो? केवल हिंदी दिवस, यहां तो हिंदी पत्रकारिता लिखा है ना, पत्रकारिता दिवस है, हिंदी के लिए पत्रकारिता का दिवस है। अगर मैं हिंदी दिवस की बात करूं तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और अंग्रेजों ने हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए इसी दिन मनाया हास्य दिवस। क्या मनाया? हास्य दिवस। तो बताओ याद रहेगा कि नहीं? याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों ठीक इसके एक दिन पहले चला जाऊं 9 जनवरी को, तो आपको याद होगा प्रवासी दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि अफ्रीका से प्रवास के दौरान भारत लौटे थे महात्मा गांधी जी, तो उसको भी आप याद रखेगा। और यही करीब में है 12 जनवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनाया जाता है युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन जयंती थी किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की। तो ये सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए आप बता दीजिए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। ठीक है, 30 मई को पत्रकारिता दिवस, इसको याद रखेगा। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस, उसको भी याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 30 मई हो जाएगा। एक बात और याद रखिए कि क्यों 30 मई को मनाया जाता है दोस्तों। एक पत्रिका का नाम है, साप्ताहिक पत्रिका आया करती थी, उसका नाम था उद्दंड मार्तंड। ये भारत की पहली साप्ताहिक पत्रिका थी जिसको निकाला था जुगल किशोर ने। ठीक है, पंडित जुगल किशोर ने उसको निकाला था। कलकत्ता से यह पत्रिका प्रकाशित की गई थी सन 1826 में। उद्दंड मार्तंड नाम है। आपके हिस्ट्री में बहुत प्रश्न आता है यहां से। तो दोस्तों ये जो पत्रिका थी ना, ये पत्रिका 30 मई को ही पहली बार निकाली गई थी। हालांकि 1826 में आया था और 1826 में दिसंबर आते आते तक में यह पत्रिका और ये प्रकाशक जो थे दोनों लोग जो है यहां पर, मतलब ये पत्रिका आनी फिर बंद हो गई। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर उद्दंड मार्तंड भी आप याद रखेगा, पंडित जुगल किशोर का नाम भी याद रखेगा, और 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो आप उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए दोस्तों।
आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है। यह किस महादेश से उड़कर आया हुआ है? दोस्तों कई बार आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं भाई पाकिस्तान से टिड्डियों का हमला हुआ है, पाकिस्तान ने भारत पे कराया टिड्डियों का हमला। क्या बचपना है भाई मेरे, क्या बचपना है। देखिए हाँ, ये बात जरूर सत्य है कि पाकिस्तान में टिड्डियों की संख्या आमतौर पर थोड़ा सा अधिक है, लेकिन इस बार जो टिड्डी दल आया है ना, टिड्डी दल माने क्या होता है दोस्तों, ये टिड्डी ना एक झुंड बनाकर उड़ते हैं। और ऐसा मतलब एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कुल 10 टिड्डी दल का हमला हुआ। कितना, याद रखें कितने टिड्डी दल आए हैं भारत में? 10 टिड्डी दल आए हैं। और एक और अनुमान है कि हर एक दल में लगभग 8 करोड़ टिड्डी रहते हैं। कितना, 8 करोड़। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 10 दल में लगभग 80 करोड़ जो है टिड्डियां हैं जिनका पूरे भारत पर हमला हुआ है। और इनका ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से होकर नहीं आई, पाकिस्तान से होकर ये, लेकिन किस महादेश से उड़कर आई हैं? तो अफ्रीका में थी ये टिड्डियां। अफ्रीका से यमन वाले रास्ते, फिर ईरान इराक होते हुए, फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए, तब ये टिड्डियां जो हैं ये भारत में आई और भारत में बहुत सारी फसलों को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। हाँ, आपने देखा भी होगा, इनको भगाने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो उपाय ये है कि आप जो है थाली बजाओ या फिर बाजा बजाओ, क्योंकि ध्वनि का जो कंपन होता है ना, वो इनको समझ में आता है और उससे दूर चली जाती है, या फिर धुएं वगैरह से ये दूर चली जाती है। तो इसको भी आप याद रखेगा, टिड्डियों ने हमला किया, जिससे अब पाकिस्तान से सटा हुआ राजस्थान है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सभी प्रभावित स्थान है जो टिड्डी दल के हमलों से प्रभावित है। दिल्ली का भी कुछ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो ज्यादा प्रभावित है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो अफ्रीका देश से उड़कर आए हुए हैं, तो इनको भी आप याद रखेगा। 80 करोड़ टिड्डी, ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत आप मार के हटा दो उनको, नहीं, 80 करोड़ टिड्डियां, आप कल्पना कर लो कितना होता है 80 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों के लिए कौन सा क्लब बनाने का प्रस्ताव किया है? एक दोस्तों नया क्लब बना रहा है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के। दोस्तों आप सभी को पता हो ना हो, लेकिन 5G को लेकर के दुनिया में बड़ी सारी नीतियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये 5G टेक्नोलॉजी आगे जिसके पास भी होगा, जो भी देश के पास से 5G टेक्नोलॉजी होगा, वही देश पूरे दुनिया पर राज करने वाला है। आप कहोगे सर ऐसा क्या है यार, 4G टेक्नोलॉजी तो हम लोग खुद ही यूज करते हैं, 4G टेक्नोलॉजी आज हमारे तक पहुंच चुका है, फिर 5G टेक्नोलॉजी में ऐसी सर कौन सी बड़ी बात आ जाएगी? जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दोस्तों आपने AI का नाम सुना होगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, या कभी आपने YouTube पर ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें बिना ड्राइवर के भी कार चलती है। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि हो न हो ये सारी चीजें हमें आगे जीवन में जल्दी ही देखने को मिल जाए? या फिर कभी आपने ऐसा देखा है कि बहुत सारे सेंसर अब लगे होते हैं दरवाजों में, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लाइट अपने आप जल जाती है, AC अपने आप ऑन हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिक सेंसर लगा होता है। दोस्तों इन सभी के लिए एक जो है नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, एक फास्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, और वो फास्ट नेटवर्क सिर्फ किससे मिल सकता है? वो मिल सकता है 5G टेक्नोलॉजी से। तो जिस भी देश ने 5G टेक्नोलॉजी को बनाया, उस देश के पास अगर ये दुनिया में चर्चित हो गया, फैल गया, तो याद रखिए जितने भी AI हैं, जितने भी आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो सब का सब जो है इसके पास चला जाएगा। और चीन की जो क्या नाम हुआई कंपनी है, उसको याद रखेगा, वो इसके लिए सबसे सस्ता जो इंस्ट्रूमेंट निकाल रही है। हालांकि बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, हमारे इसका जियो का भी नाम आया 5G टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों यहां पर यूके क्या कर रहा है, 10 देशों का एक समूह बना रहा है, ठीक है, और 5G टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए समूह बना रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो यूके सीधा सीधा ये करना चाह रहा है कि कैसे भी चाइना मतलब चाइना के खिलाफ कैसे एक संगठन को मजबूत किया जाए 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के, उस पर काम करने जा रही है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनियां भी हैं, जिसमें हमारे जैसी कंपनी जियो भी शामिल है। जियो ने भी गवर्नमेंट से परमिशन मांगा है कि भाई हम भी 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और हमें भी परमिशन दीजिए, टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा। दोस्तों इस संगठन का नाम रखा गया D10। क्या नाम रखा गया है? D10। बात आती है कि भाई हम D10 कैसे याद रखें भाई, या क्यों D10 रखा गया? तो D माने रखा गया डेमोक्रेटिक, ठीक है। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक मतलब जो डेमोक्रेटिक देश हैं, कंट्री हैं, उनकी बात की जा रही है। तो D और 10 माने 10 देशों का समूह है, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बस इतनी सी बातें थी, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हाल ही में चर्चित शब्द पर्सोना नॉन ग्राटा संबंधित है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस शब्द के बारे में सुने हैं, पर्सोना नॉन ग्राटा? सुनिए क्या होता है, यहां पर 2 कथन दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है गलत है, ठीक है। चलिए कह रहा दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत ने पर्सोना नॉन
ग्राटा, ठीक है, जिसको अस्वीकार व्यक्ति कहा जाता है, घोषित करके देश से उनको वापस भेज दिया गया। कहां? पाकिस्तान। दूसरा जरा इस शब्द का इस्तेमाल किसी विदेशी के लिए किया जाता है जिसका किसी विशेष देश में प्रवेश या रहना वहां की सरकार ने निषिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के, जैसे हमारे यहाँ इंटेलिजेंस में रॉ है, उसे ही पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है वो है आईएसआई, ठीक है। तो ये जो आईएसआई है ये इसी से ये जुड़े हुए लोग थे। ये भारतीय दूतावास, भारत में जो दूतावास बना रखा है पाकिस्तान वालों ने, वहां पर काम कर रहे थे और वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ दोस्तों पर्सोना नॉन ग्राटा लाया गया है। ये क्यों लाया गया है? क्योंकि इसके द्वारा क्या कर सकते हैं भाई, देखिए हम इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरन इनको इनके देश हमें वापस भेजना पड़ेगा। तो ये किया गया। यहां पर दिए गए दोनों कथन सही। एक बार देख लेते हैं यहां पर डिटेल से। करा पर्सोना नॉन ग्राटा, लैटिन में पर्सोना नॉन ग्राटा एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे लिए अनजान है या जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो भाई वहां की संस्था से जुड़े और इस तरह के किसी विशेष संस्था से जुड़े अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते, उनको हमको वापस ही भेजना पड़ेगा। तो उसके तहत जो है यहां पर निषिद्ध करके उनको वापस भेज दिया गया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा। इतना ही मामला है, इतना ही आप जानिए। करा हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी सुना ना, काफी बार परीक्षा में पूछता, मन्नार की खाड़ी और पाकिस्तान की खाड़ी, जरा बताइए तो कितने लोग बताएंगे मन्नार की खाड़ी कहां है? चलो मैं एक इमेज बताता हूं, ठीक है। मान लो ये दक्षिण भारत है, ठीक है, और ये आपका रामेश्वरम है इधर से, और ये आपका क्या है? ये आपका श्रीलंका है। अब बताओ क्या है, इधर पड़ेगा या इधर होगा? ठीक है, बताओ मन्नार की खाड़ी किधर है? यहां पर देखिए दो खाड़ियां प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो इधर दोस्तों है अरब सागर, क्या है? ध्यान दीजिए, अरब सागर है। नीचे दोस्तों है हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और यहां पर दो छोटी छोटी खाड़ियां हैं, एक को बोलते हैं पाक की खाड़ी, दूसरा बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। कैसे याद रखेंगे? कहां पाक की खाड़ी, कहां मन्नार की खाड़ी? तो याद रखिए ये जो रामेश्वरम वाला एडम ब्रिज है ना, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, तो याद रखिए इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो है पाक की खाड़ी, क्या है? वो पाक की खाड़ी है। और नीचे की तरफ जो हिस्सा है वो है मन्नार की खाड़ी, क्या है? वो मन्नार की खाड़ी। गलती से आप इसको ऊपर मत दिखा दीजिएगा। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए पाकिस्तान कहां है? ऊपर साइड है ना, दक्षिण भारत से पाकिस्तान कहां? ऊपर साइड, तो इसको भी आप ऊपर रखिएगा। पाक वाली खाड़ी ऊपर है, मन्नार की खाड़ी नीचे। दोस्तों इसी मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ मछली देखी गई, उस मछली का नाम है सेतुकराई तट पर मछली देखी गई, उसका नाम बताना है दोस्तों। उस मछली का नाम है स्कॉर्पियन फिश। क्या नाम है? पूरा नाम है इसका बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। तो बैंड टेल इसकी पूंछ पे नाम दिया गया है और एक विशिष्ट आकार की मछली आप देख पा रहे होंगे, यहां पर इमेज पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर दोस्तों ये काफी खतरनाक, बहुत विषैली मछली है। कहा जाता है मछली अपना रंग भी बदल सकती है। अभी तक तो आपने गिरगिट का नाम सुना था कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, क्या आपने कभी सुना था कि मछली भी अपना रंग बदलती है? तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर मछली भी अपना रंग बदल सकती है, बहुत ही खतरनाक मछली है, बड़े जहरीले इसके कांटे हैं। और इसके ऊपर दोस्तों याद रखिए यहां पर इसके रीढ़ में एक न्यूरोटॉक्सिक विष उपस्थित रहता है, इसलिए इसको स्कॉर्पियन फिश की श्रेणी में रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए पक्का यहां से क्वेश्चन आएगा, आपके पीएससी के एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन आएगा, इस बार आना तय है। जब जब ये चेंजिंग होता है ना तब तब ये प्रश्न आता ही है। सुनिए, कर हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इसमें धान की जो एमएसपी है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, ठीक है, या कितना बढ़ाकर कितना कर दिया गया वो भी बताइए, प्लस कितना बढ़ाया गया वो भी बताइए। तो दोस्तों हो गया 1868 रुपया, ठीक है। और कितना बढ़ा है? तो याद रखिएगा 53 रुपए की बढ़ोतरी की गई, ठीक है, 53 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। धान की बात करो 53 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य धान का अब जो एमएसपी होगा 2020-21 में, वो देखिए ये हमेशा नहीं बदलता है, ये 3-4 साल पे बदले जाते हैं। तो याद रखिए 1868 रुपए नया एमएसपी आ चुका है, 53 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वैसे बाकी के जितने 14 है ना, उन 14 में सबसे कम बढ़ोतरी धान में ही हुआ है, ठीक है, 53, इससे कम में और किसी में नहीं हुआ है। और 1888 हो गया जो ए ग्रेड का धान होगा। उसी तरह ज्वार में याद रखें 2620 हो गया, इसमें 70 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और ज्वार जो मालदानी है ये 2640 का हो गया, इसमें भी 70 की बढ़ोतरी की गई है। बाजरा भी बढ़ोतरी किया गया 150 रुपए की, रागी में 145 रुपए की, मक्का में 90 रुपए की, तुअर में, तुअर दाल नाम सुना होगा, 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मूंग दाल में 146 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये डेटा आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां हुई है?
याद रखिएगा राम तिल में 755 रुपए की बढ़ोतरी हुई है राम तिल में, ठीक है, काफी बड़ी बढ़ोतरी है। इसके बाद उड़द की दाल में हुई है 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। खत्म नहीं हुआ, थोड़ी सी बातें और करनी है, बस ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि एप्लीकेशन आ गया है। बिलीव करो एप्लीकेशन बड़ा ही मजेदार है। नहीं विश्वास होता है तो आप जाकर के प्ले स्टोर पे रेटिंग देख लो। मैं रेटिंग देने के लिए नहीं किसी को बोला हूं, ऐसा नहीं कि लोग मेरे फेवर में आकर के रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। जिनको पसंद है वो अपने मन से रेटिंग दे रहा है। आपको भी पसंद आएगा तो आप भी रेटिंग जरूर करना, ठीक है। चलो, करा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है, ठीक है। तो दोस्तों कह रहा है कि मई लास्ट में, अब भाई आपको पता है कि मार्च से ही सारा सिस्टम जो है गड़बड़ चल रहा है, और 22 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था, ठीक है, पहले दिन, और उसके बाद से लगातार ये लॉकडाउन जारी है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो बेरोजगारों की संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है, कितने परसेंट हो गई है, तो याद रखेगा 23.48%, ठीक है। ये अब तक का डेटा है 23.48%, इसको याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, कंफर्म बता रहा हूं। देखो कैसे पता चलता है, एक टीचर को कैसे पता चलता है कि परीक्षा में पूछा जाएगा या नहीं जाएगा। दोस्तों जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अथाह इंपॉर्टेंट हो, तो मान लेना चाहिए कि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट। क्यों दोस्तों, कहानी सुन लो, इंपॉर्टेंट क्यों है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये सब पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपने नाम सुना होगा G7 का ना, पहले G7 नहीं था, पहले G8 था। शुरुआत में तो G7 ही था, बाद में G8 बना, फिर G8 के बाद फिर G7 बन गया। रीजन क्या था, G8 जब था दोस्तों तब यहां पे रूस शामिल था, बाद में रूस को यहां से निकाल दिया गया। रूस मतलब एक बार हस्तक्षेप चल रहा था, क्रीमिया वार चल रहा था, उसमें उस दौरान जो है रूस को यहां से बाहर निकाल दिया गया। बाद में फिर क्या हुआ कि यहां पर 4 और देशों को लाने की बात की गई। कितने देशों को, 4 और देशों को लाने की बात की। बड़ी अच्छी बात है यार। उन 4 देशों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे भारत को भी शामिल करने के लिए कहा गया। क्या बात कर रहे हैं सर, G20 में तो था, लेकिन G7 में भी भारत को शामिल करने की बात की जा रही है। हाँ, G7 में भी, ठीक है। तो जैसे ब्रिक्स वगैरह में इंपॉर्टेंस है भारत का, तो G7 में भी भारत को शामिल करने की बात की जा रही थी। अब यहां एक तो भारत को शामिल करना था, यहां पे 4 देशों को जोड़ने की बात किया गया। कितने देशों को, 4 देशों को जोड़ने की बात किया गया। एक तो था भारत को जोड़ने की बात हुई, एक क्यों गायब हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा था रूस को जोड़ने की बात की गई, रूस को इसके पहले भी जोड़ा गया था। उसके अलावा है दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया की बात मत करेगा, वहां तानाशाही है, ठीक है, किम जोंग का नाम सुना होगा। और चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया शांतिप्रिय देश है, दक्षिण कोरिया याद रखेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों को जोड़ने की बात की गई, लेकिन तब तक रूस ने अपना मुंह खोल दिया। रूस ने कहा कि अगर ये G11 बनना चाह रहा है, भाई 4 लोग आएंगे तो G7 से क्या बन जाएगा, 7 4 11, तो ये बन जाएगा G11। तो रूस ने कहा अगर ये G11 बनना चाह रहा है तो यहां पर चीन को भी शामिल करना चाहिए, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। बस उसके बाद तो क्या हुआ, यहां पर रूस के खिलाफ 2 लोग आ गए, प्रस्ताव पास कर दिया। किन्होंने, याद रखिए, कनाडा ने और यूके ने। किसने, कनाडा ने और यूके ने कहा नहीं, रूस को इसमें शामिल नहीं करना है, रूस को ही निकाल दो बाहर, यानी जिसके विचार ऐसे उसको ही बाहर निकाल दो। तो ये एक चीजें आप याद रख सकते हो, यही पूरी इस कहानी में दिया है, ठीक है। ये समिट दोस्तों जून में होने वाला था, बट अभी ये होगा सितंबर महीने में, ठीक है, सितंबर में होगा, इसको भी ध्यान दी। वही सारी बातें लिखी है, दोबारा मत बोलने के लिए कहो, ठीक है। चल कर, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन और उनका पूरा का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया। शुरुआत में तो 1 जून को इन्होंने कहा कि हमारे परिवार में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पर, ठीक है। लेकिन वो कोरोना साइलेंट कोरोना था, जिसकी वजह से इनको पता नहीं चल पाया। बाद में पता चला कि इनका पूरा परिवार जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ये प्रधानमंत्री हैं आर्मेनिया देश के, ठीक है। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है। जब कभी आप पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए आगे बढ़ेंगे ईरान इराक से, तो वहां आपको आर्मेनिया एक छोटा सा देश पड़ेगा, ठीक है, उसको याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग बार2 से घटाकर क्या कर दिया गया। आप कहोगे सर बार2 क्या है, ठीक है, बार2 ये बार2 क्या है दोस्तों, एक रैंकिंग है, और
भारत की जो रैंकिंग आई है, अभी 2017 में बाटू वाले सीरीज में भारत शामिल हुआ था थोड़ा सा अच्छा बन करके, लेकिन फिर खराब हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बाथरी जो है वो और ज्यादा गिरी हुई कंडीशन है, नीचे से सेकंड स्थान है। ठीक है, बाथरी का, तो उसको भी याद रखिएगा। अब बाटू से घटा करके भारत को बाथरी में रख लिया गया। क्यों, इससे होता क्या दोस्तों, तो लिख रहा है कि इसमें किसी भी देश पर कर्ज और उसे चुकाने की क्षमता को ध्यान में रख करके उसको इस रेटिंग के तहत जो है डाला जाता है। यानी भारत एक कमजोर देश है। एक तरफ G7 में शामिल करने की बात चल रही है, दूसरी तरफ भारत को बाथरी में रखा जा रहा है। आप सोचो कि कैसी विडंबना है देश की हमारे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा काफी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अमेरिका में पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत नागरिक की मौत के बाद ज्यादातर शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को ये मामला पता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीजें बताऊं, ये कोई नेता नहीं था जिसके मृत्यु के बाद इतने बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी इतने जटिल मामला, मतलब इतने कठिन समय में। जो भाई कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना से अभी तक जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश था वो अमेरिका था एक समय में। ठीक है, और अमेरिका को काफी चिंता भी थी, और देखा आपने कि किस तरह से WHO से भी अपने आप को अलग कर लिया, उसको भी लताड़ लगाया, तमाम चीजें हुई। ठीक है, आपने देखा कई बार चाइना से भी झड़प हो गया, तो ट्रंप का, भारत को भी जो उन्होंने धमकी दे डाला। ठीक है, तो अनाप शनाप काम करते चल रहे थे वो, और ऐसे समय में इतने बड़े देश में इस तरह का प्रदर्शन होना, ये क्या अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और वो भी याद रखिए, जो जॉर्ज फ्लॉयड, में कहानी बता दूं, जॉर्ज फ्लॉयड के चक्कर में हो रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो चुकी है, और ये जॉर्ज फ्लॉयड कोई नेता नहीं थे। ठीक है, ये जॉर्ज फ्लॉयड एक नॉर्मल व्यक्ति थे। इनके ऊपर आरोप लगा कि ये जो है डुप्लीकेट मनी, जैसे हम लोगों में देश में होता है ना भाई, कि रुपए का लोग जो है फर्जी नोट जो है मार्केट में चलाते रहते हैं, तो उसी तरह से दोस्तों जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो अमेरिकी मुद्रा में क्या कर रहा था, $20 का नोट जो है वो फर्जी नोट की सप्लाई किया करता था। पुलिस ने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर किसी पुलिस वाले ने पैर रख करके उसे दबाया हुआ था, और उसके बाद वो गिड़ा रहा था कि भाई छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, और उसको जो है मार दिया गया। ठीक है, मार दिया गया, पुलिस वालों ने क्या कर दिया, उसको मार दिया। उसके बाद ही ये चीजें हुआ। लेकिन आप ये भी समझो, खैर ये कानून का उल्लंघन तो ही है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम ये व्यक्ति कर रहा था। तो गलती तो इनकी भी थी, गलती पुलिस वाले की भी है, गलती इनकी भी है। कोई अच्छे आदमी तो थे नहीं। ठीक है, कोई अच्छे आदमी तो थे नहीं। तो एक बुरा व्यक्ति अगर मरता है तो इतना क्यों चिंता है, बताइए? किस बात की चिंता है? कोई है चिंता? देखिए, सही व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति, कोई दोषी व्यक्ति अगर वो अकस्मात कारणों से मर जाता है तो फिर उसके लिए इतना चिंता व्यक्त करने की लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर लिख रहा है कि जॉर्ज फ्लॉयड की जब मृत्यु हो गई तो अब ये था अश्वेत। ठीक है, और यहां अमेरिका में क्या है, जैसे हमारे यहां रंग भेद चलता रहता है, जात पात चलती है, हमारे यहां रंग भेद नहीं चलता, हमारे यहां जात पात चलती है भाई। ठीक है, वहां पर क्या चलता है, वहां रंग भेद चलता है, गोरा और काला। ये था अश्वेत व्यक्ति। हाँ, अब मामला पहुंच गया कि अश्वेत व्यक्ति मार दिया गया, अब इसको लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये चीजें हैं। शुरुआत में तो केवल 17-18 हज़ार फोर्स लगाई गई थी, लेकिन बाद में ट्रंप ने कहा कि हमारे पास 3 लाख से ज्यादा फोर्सेज हैं, मौका पड़ा तो पूरा का पूरा फोर्स ही उतार दूंगा और सबको यहां पर सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो काफी जो है बड़ा मामला बन गया। अब आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, करा हाल ही में नई लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? तो याद रखें दोस्तों, ये पीएम स्वनिधि योजना जो है ये स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाई गई है। वैसे मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि स्ट्रीट वेंडर के लिए आप इस तरह की कोई योजना न बनाकर, जो मैं कह रहा हूं, एक बार आप मेरी बातों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैंने महसूस किया है। ठीक है, बड़ा बुरा लगता है जब कभी ऐसा होता है। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, बड़ा बुरा लगता है जब कभी इस तरह की घटना को मैं देखता हूं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, मैं बाहर निकला और पता चला कि अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा था, ठीक है, उनको हटाया जा रहा था। हाँ, हालांकि मुझे बड़ा ग्लानि भी हुआ, बाद में पता चला कि उनको कई बार नोटिस भी दिया गया था और जो है वो वहां से अपनी दुकान नहीं हटाए, इसलिए अतिक्रमण में क्या हुआ, उनकी पूरी की पूरी दुकान ही गिरा दी गई। तो उसमें मैंने देखा दोस्तों कि एक महिला थी, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। ये घटना है प्रयागराज की, आनंद भवन के सामने कुछ चाय की दुकानें, आपने देखा होगा, उस चाय की दुकानों को अतिक्रमण के दौरान हटाया जा रहा था। ठीक है, तो वहां पर एक महिला थी, कुछ उसके छोटे छोटे बच्चे थे। भाई 1-2 बार का नोटिस आ रहा होगा, लोगों ने हल्के में लिया। ठीक है, और बाद में क्या, बुलडोजर वाली गाड़ी आई और पूरी की पूरी उसकी दुकान तोड़ दी। ठीक है, वो महिला जो है अपनी केतली और बर्तन को ऐसे जुटा रही थी, मतलब रो रही थी, हाथ पैर जोड़ रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला उसका नहीं था। बड़ा दिल में दर्द हुआ। तो मेरे साथ एक मित्र भी थे, जब मैंने उनसे बताया कि नहीं देखो यार, ये तो गवर्नमेंट गलत कर रही है,
उन्होंने कहा क्या गलत कर रही है, ठीक है, उन लोगों ने भी तो अतिक्रमण कर रखा है और उन लोगों को नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद अगर ये लोग नहीं हटाएंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। अच्छा, मैं ये चीज पूछना चाहता हूं यार, स्ट्रीट वेंडर बनाने से पहले आप एक काम कर लेते, काम ये कर लेते कि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका रोजी रोटी उसी से चलता है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई औरत चली जाए अभी जमाने में कहीं जाके पढ़ाई करे, क्या करे भाई, उसको अपने घर का खर्च चलाना है। तो ऐसे में देखिए, मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने सामाजिक मुद्दों पर बात करता रहता हूं, जिसको अच्छा लगे लगे, नहीं अच्छा लगे भैया जा सकते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो उस महिला के सामने भी समस्या इस तरह की रही होगी, अब वो कुछ कर नहीं सकती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए कुछ इस तरह का व्यवस्था बना दे कि ठीक है, आपको चाय की दुकान लगानी है, आपको किताबों की दुकान लगानी है, आपको बैग बेचने हैं, आपको रुमाल, बेल्ट, घड़ी, चश्मे बेचने हैं, तो एक काम करो ना, फुटपाथ के किनारे हम क्या करते हैं, एक स्टॉल बना देते हैं, उस स्टॉल का आप सभी चार्ज दो, आप उस स्टॉल का क्या दो, हमें एक जो है वहां पर भाड़ा तय कर लिया जाए और गवर्नमेंट या नगर निगम जो उस भाड़ा को रिसीव करे और बदले में उनको जो है वहां पर अपने रोजी रोटी चलाने का साधन मुहैया करा जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो है ये इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यार प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी होता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमारी ये है कि स्ट्रीट वेंडर जो योजना चल रही है, जिसके तहत सरकार लोन देने की बात कर रही है, 10-5 हजार रुपए दे देगी, उससे क्या चल जाएगा। हाँ, ये है कि उनके घर का खर्च कुछ समय के लिए मैनेज हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं, आप लोग क्या मेरी बात से सहमत हो, आपने भी इस तरह की घटनाएं देखी होंगी, तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हो, तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिए, अपने वीडियो को मत आगे बढ़ाइए, आप अपने इस तरह के बातों को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करिए ताकि लोग जाने, लोग समझे क्या ये चीजें हैं, समस्या। चलो आगे देखते हैं, करण नियम में से कौन सा कथन सत्य है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, परीक्षा में हजारों बार प्रश्न आ चुका है। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताएंगे, याद रखिए 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था, तो याद रखिए जैव विविधता का महत्व या फिर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये इसका थीम था। तो दोनों कथन यहां पे दिया गया जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और याद रखेगा। चलिए, हाल ही में यूएन द्वारा भारत के 10 शहरों को कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में राजस्थान पहले स्थान पर है। देखो, ये प्रश्न आपको उल्लू बना रहा है, कैसे कह रहा है कि 10 शहरों को शामिल किया गया और यहां पर राज्य का नाम दे रहा है, या तो यहां पर शहर का नाम दे देता या तो यहां पर राज्य लिख देता, ये दो काम कर देना चाहिए ना, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है दोस्तों कि 10 राज्यों को शामिल किया गया था और उसमें चयनित किया गया राजस्थान को, ठीक है। तो पहला वाला कथन हो जाएगा गलत और दूसरा वाला कथन हो जाएगा सही, तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे 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 जल्दी से आ जाओ। आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने कब तक के लिए सभी योजनाओं पर रोक लगा दिया है, तो याद रखिए अभी अगले वर्ष मार्च 2021 तक कोई भी योजना नहीं आएगी, या जो योजना चल रही है उस योजना को भी नहीं चला जाएगा। क्यों, सरकार के पास फंड जो है वो नहीं बचा है, पैसे सरकार के खर्च हो गए हैं, ऐसे में योजनाओं को चलाने में सरकार असमर्थ है और तब ऐसा निर्णय लिया गया है। किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया। दोस्तों, यह पुस्तक का विमोचन किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसमें मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसका 1 साल पूरा हुआ है और उसके बारे में बताया गया, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, सीए का मुद्दा था, और राम मंदिर का मुद्दा था, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का मुद्दा था। तो इन सभी मुद्दों के बारे में यहां चर्चा किया गया है इस बुक में, ठीक है। आप इस बुक को जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, साइट से। आगे देखिए, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बाफ्टा का अध्यक्ष कोई जो है इंग्लैंड से बाहर का व्यक्ति, आप कह सकते हो भारतीय व्यक्ति बनाया गया। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए कृष्णेंदु मजुमदार, ठीक है, इनका नाम क्या है, कृष्णेंदु मजुमदार, इनको बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया। तो इसको आप याद रखेगा, यह 73 साल के इतिहास में पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिनको इस बड़े पद के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया है, टेस्ट एक बार देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है, और पीडीएफ का लिंक भी दिया, वहां से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई गलत बात अगर निकल गई मुख से तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हो, प्लस एप्लीकेशन को भी नहीं शेयर करो, तो एप्लीकेशन को शेयर करो, लोगों को बताओ, ताकि लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और ज्यादा से ज्यादा समय अपने जो है वो एप्लीकेशन पे खर्च करें। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के लिए हजारों लाखों चीजें हैं। मैं मतलब मेरा 2 साल का समय चला गया इस एप्लीकेशन को बनाने में, और मुझे लगता है कि कम से कम 2 साल तो आपको लग ही जाएगा पढ़ने में। अगर मुझे 2 साल बनाने में लग गया तो आपको 2 साल पढ़ने में भी लग जाएगा। तो आपके पास पूरा खाली समय है, आप चाहो तो 6 महीने में पूरे एप्लीकेशन की बातों को याद कर सकते हो और अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हो। तो जल्दी से आप इंस्टॉल कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद। रेटिंग करना मत भूलिएगा, जो लोग भी इंस्टॉल पहले कर चुके हैं रेटिंग जरूर से करेंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।